वेलकम टू ये भारद्वाज क्लासेस। मैं आयुष भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ डे 1 में। और डे 1 हम जैसे कि पहले ही बताए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 साइंस क्लास 10 सीबीएसई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सीबीएसई का जो 2020 का जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसमें साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन 2 टाइप का होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल रिएक्शन को समझने के लिए फिजिकल चेंज को समझना पड़ेगा और केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल चेंज को। तो फिजिकल रिएक्शन क्या हुआ? सच प्रोसेस इन विच नो केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज। और इस चेंज को में जो इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे, उस रिएक्शन में उस चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे फिजिकल रिएक्शन। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। सच प्रोसेस इन विच द original substance did not loses, केमिकल रिएक्शन में हो जाएगा such process in which the original substance loses their nature and identity involving a chemical changes। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? the process involving a chemical changes is called a chemical reaction। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई तीसरा चीज बन जाए, कुछ अलग ही चीज बन जाए, जो पहले अलग प्रॉपर्टी थे वो सारा। इसको अगर सरल भाषा में समझे तो फिजिकल रिएक्शन वो हुआ जिसमें कोई चीज़ न्यू चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और केमिकल रिएक्शन वो हुआ जिसमें न्यू चीज़ का फॉर्मेशन हुआ। अब हम दोबारा फिर पुराने चीज़ पे नहीं जा सकते। इसका एग्जांपल पेपर कटिंग वगैरह सब हो सकता है, और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल में आपका कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड हो सकता है। लेकिन एक जो है एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स में क्या होगा। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोम का पिघलना, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा, इसको फिर हम मतलब उसको सॉलिड। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल जिसमें बर्निंग ऑफ वैक्स है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो है वो केमिकल चेंज हो जाएगा, और हाँ आपका ये जो है मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशंस क्या हुआ? LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब केमिकल का इक्वेशन होगा तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मतलब रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट रहेगा LHS के साइड में और प्रोडक्ट रहेगा RHS के साइड में। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसका देखेंगे तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। अब हम लोग जानेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप का, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन जो है ये हमारा अनबैलेंस इक्वेशन हो गया Mg प्लस O2 वाला। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या है? LHS RHS के बराबर रहता है, इक्वल रहता है। और अनबैलेंस में क्या है कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं रहता है। अब यहाँ पे LHS RHS कैसे बराबर होगा? तो इट्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, कितना नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, तो उसमें Zn प्लस H2SO4 जो कि प्रोडक्ट में देता है ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे Zn कितना है तो 1, प्रोडक्ट में कितना है तो 1, H2 हाइड्रोजन कितना है तो 2, उधर कितना है तो 2, S कितना है सल्फर तो ये भी 1, और ऑक्सीजन तो 4। तो ये बैलेंस्ड हो गया जो हम लोग यहाँ बगल में करके देखे हैं। ZnHS और O, LHS और RHS दोनों बराबर है, तो यानी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। और जो जिंक है तो जिंक मतलब हो गया Zn, हाइड्रोजन का H और सल्फर का S, ऑक्सीजन का O। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसमें Fe देखिए, Fe में एक है और एक में Fe3 है। अब हाइड्रोजन बैलेंस तो है लेकिन यहाँ पे हम लोग 4 लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस होगा तो ये 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब भी एक बाकी है, इसमें आपका आयरन बाकी है, तो इसमें हम लोग 3 लगा देंगे क्योंकि 3Fe इधर होगा तभी 3Fe उधर हो जाएगा। अब ये बैलेंस हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस चैप्टर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कुछ तरीका हुआ जिससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशंस को, और हमेशा बैलेंस होना ही चाहिए, शुड बी बैलेंस्ड। तो इसको हम लोग को हमेशा बैलेंस करना पड़ता है। अभी हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे। टोटल 5 टाइप होता है केमिकल रिएक्शंस में। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 5 रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, अगर तोड़ते हैं दो पार्ट में,
तो रेड से हो जाता है रिडक्शन और ओ से हो जाता है ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसका एक डेफिनेशन है छोटा सा, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। मतलब दो एलिमेंट हो या दो कंपाउंड हो, जब दो मिलके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल है जैसे MgO2 Mg, दो एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड का सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टोटल 3 पार्ट। पहला पार्ट जिसमें दो एलिमेंट रहे, दोनों एलिमेंट रहे, जिसका एग्जांपल ये रहा, Mg भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। दूसरा होता है टू कंपाउंड, जिसमें दोनों कंपाउंड जैसे NH3, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टोटल 3 पार्ट्स, दो एलिमेंट के जरिए, दो कंपाउंड के जरिए, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के जरिए। हम लोग जानते हैं एलिमेंट 118 एलिमेंट होता है, उसका सिंबल याद करना है। बेसिकली 10 में 1 to 30 एलिमेंट्स आपको याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव वाला थोड़ा सा छूट गया था, तो इसको देख लेते हैं। इसमें स्टेट्स को ऐड करना, मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैसियस में, या एक्वस। एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ, जैसे चीनी को पानी में मिला दी या सॉल्ट नमक को पानी में मिला दी, तो इसको एक्वस सॉल्यूशन। हर जगह पे सॉलिड गैस सॉलिड, तो ये आपका स्टेट शो कर रहा है। दूसरा है अगर कोई गैसियस के फॉर्म में अगर ऊपर जाता है तो उसको इस तीर से डिनोट करेंगे अपवर्ड के डायरेक्शन में। अगर कोई प्रेसिपिटेट या नीचे जम जाता है तो उसको नीचे वाले एरो से डिनोट करते हैं। ये केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए करते हैं। दूसरा है डाइल्यूट और कंसंट्रेशन के लिए डायल और कॉन्क यूज़ करते हैं। तीसरा है कि हीट अगर मिल रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं जिसमें हीट हम लोग को देना पड़ता है। इंडोथर्मिक जिसमें हीट देना पड़ता है, और एक्सोथर्मिक जिसमें हमको रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में हीट मिलता है। इसमें हम लोग को रिएक्टेंट में ही देना पड़ेगा और इसमें हम लोग को प्रोडक्ट में मिलता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो जो कर दे उसको हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे सनलाइट होता है, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो है वो हम लोग का कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, तो अभी जो है हम लोग और इन्फॉर्मेटिव हम कर सकते हैं, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। जैसे उसमें हम लोग प्रेशर को ऐड कर देंगे, प्रेशर के बाद फिर हम लोग टेम्परेचर को ऐड कर देंगे। ओके, तो अब है क्या कि 2 एलिमेंट्स में यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, NH3 और NH2 2 कंपाउंड है, यहाँ पे CO एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो ये 3 टाइप का होता है, 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 कंपाउंड से भी कॉम्बिनेशन, और एक एलिमेंट एक कंपाउंड से भी कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन का ABC पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Those reactions in which a single compound breaks down to give 2 or more simpler substance are called decomposition reaction. वैसा रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड टूट के किसी 2 में या 2 से अधिक में बढ़ जाए, 2 और मोर लिखा हुआ है, 2 और मोर मतलब कोई एक सिंगल कंपाउंड जब टूट के 2 या मोर सिंपलर सब्सटेंस में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डी आगे में कंपोजिशन के आगे में डी लगा देते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है। अब इसमें हम लोग का 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ये होता है हीट, मतलब इसमें हम लोग को हीट गिव कर रहे हैं। जैसे FeSO4 ये सॉलिड फॉर्म है, ये केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए होता है। ये Fe2O3 SO2 और SO3 के फॉर्म में टूट गया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी कहते हैं, जो हम लोग का वाटर टूटता है। जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसको इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराए इसीलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो 2H2 गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन और O2, यानी ये 2 अलग अलग कंपाउंड में टूट गया जो सिंगल कंपाउंड, इसको आगे में डी लगा दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम लोग को यही समझ में आया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, कोई 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनता था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, एक कंपाउंड बहुत सारा में बटेगा तो उसका उल्टा हो गया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब इसका 3 पार्ट हुआ, थर्मल जो कि हीट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड है, और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट से रिलेटेड है। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटोसिंथेसिस मतलब वहाँ पे लाइट का यूज हुआ। तो 2AgL मतलब सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट फॉर्म में होता है, और सनलाइट जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो जो सिल्वर 2Ag और Cl2 में बट गया, मतलब एक कंपाउंड दो कंपाउंड में बट गया, ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें सनलाइट आ गया, फोटो आ गया, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ पे हम लोग कलर लिखे हैं, व्हाइट लिखे हैं, ग्रे लिखे, ये सनलाइट लिखे, ये इन्फॉर्मेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। यही है मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो ये सारा क्वेश्चन आता है हाउ वी मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, इस टाइप का। अब इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कहने का मतलब है उस जगह से उसको हटा दिया गया, किसी दूसरे जगह पर चला गया, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड एक्टिव element displace a less active element from its compound are called displacement reaction। तो ऐसा एलिमेंट जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे है उसको बोलते हैं displacement reaction। लेकिन पर शर्त है कि उसका रिएक्टिविटी जिसको हटा रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जो कॉपर है इसका रिएक्टिविटी आयरन से कम है, या ऐसा बोल सकते हैं कि आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है। तो कॉपर का जगह ले लेगा आयरन, तो ये हो जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट एक्वस। एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म, ओके। और लिक्विड कैसा, जिसमें पानी की मात्रा हो सकती, और ये कॉपर तो ये सॉलिड फॉर्म है। तो वही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट कंपाउंड में से उस एलिमेंट को हटा पाएगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है इसीलिए इसे हटा पाएगा। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर आदमी है वही किसी कमज़ोर आदमी को हटा सकता है। कोई कमज़ोर आदमी, ये जो Cu है यहाँ पे, ये Fe को नहीं हटा सकता क्योंकि वो कमज़ोर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, क्या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कैसे समझेंगे? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का है, ये एक्टिविटी सीरीज का है, एक ही हुआ, ठीक है। तो हम लोग इसी से सीखेंगे। पहले हम लोग जानेंगे रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज होता क्या है। अगर हम लोग ये समझ जाएंगे तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले हम लोग रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि हम बताए थे कि रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज एक ही हुआ, तो उसका मीनिंग जानना ज़्यादा जरूरी है। तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यानी कि यहाँ पे जो अभी हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज है, और वो सीरीज जिसमें जैसे जैसे हम मेटल का नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे उसका एक्टिविटी या रिएक्टिविटी कम होते जाएगा। यानी जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो टीन से कम रिएक्टिव है, सिल्वर जो है वो मरकरी से कम रिएक्टिव है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, पोटासियम इस सब में से ज़्यादा रिएक्टिव है, और गोल्ड इस सब में से कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज को इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, जिसमें पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये इसके बाद फिर आता है आयरन, उसके बाद फिर आप हाइड्रोजन याद कर सकते हैं। और ये हुआ कॉपर, मरकरी छोड़ भी सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दिस इज द इम्पोर्टेंट। पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। This is so important because in this reactivity series we have to only learn those metal which are come in our board examination, क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन पहले प्रिपेयर करना है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला सारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वो मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि वो सारे वैसे मेटल है जो कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के जो नीचे लिखा हुआ है वो मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो इससे यही मालूम चलता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कमते जाएगा। इसका जस्ट वाइस वर्सा कर देंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि पोटासियम का सबसे ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी या एक्टिविटी गोल्ड का सबसे कम होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि 4 नंबर पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा। सिंगल है इसीलिए यहाँ पे सिंगल नहीं लिखते हैं, हम लोग नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानते हैं, बट अगर एग्जाम में पूछ दे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
और वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज इक्वल टू द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोग को समझना जरूरी है, जैसे Zn + H2SO4 ZnSO4 कैसे हो गया, ये क्यों डिस्प्लेस किया और ये वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि Zn जो है ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हियर वी कैन सी इन दिस टेबल, हियर द जिंक इज लाइट, जिंक यहाँ पे है और आपका कॉपर यहाँ पे है, तो आप यहीं से देख सकते हैं इसका रिएक्टिविटी जिंक का कॉपर से ज़्यादा है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर पाया और ZnSO4 + H2 बन पाया। लेकिन CuSO4 और Zn का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन हैपन। आपका अगर एग्जामिनेशन में भी आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा देयर नो रिएक्शन हैपन, ओके, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी जिंक से कम है, इसीलिए ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तीसरा एग्जांपल है Mg + CuSO4, MgSO4 + Cu होगा, यहाँ पे ये Cu होगा, ठीक है, ये कॉपर होगा, मतलब मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बचता है। लेकिन बट जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम देन नो रिएक्शन इज हैपन एज बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जिंक और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर क्यों बनता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और यहाँ पे इसलिए नहीं रिएक्शन हुआ क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो पॉसिबल ही नहीं है बनने का। लास्ट एग्जांपल है हम लोग का Fe2O3 2Al, तो Al2O3 और Fe। अब यहाँ पे आयरन जो है ये एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब एक्सोथर्मिक क्या होगा, तो हीट जो है प्रोडक्ट साइड में रहेगा या रिएक्टेंट साइड में रहेगा, इसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो है क्या। अगर हीट अगर प्रोडक्ट के साइड में है तो उसको बोल देते हैं एंडोथर्मिक, और अगर हीट अगर रिएक्टेंट के साइड में है तो उसको बोल देते हैं एक्सोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का डेफिनेशन क्या हुआ, तो रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है, तो ऑब्जॉर्ब कहाँ होगा, प्रोडक्ट के साइड में ना, ये प्रोडक्ट के साइड में होगा, और रिएक्टेंट के साइड में अगर हमको हीट मिले उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट बाहर निकलता है। जैसे जब चूना वाला जो है उसमें जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो हम लोग का हीट बनता है, तो यही हुआ एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। और अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ सब शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर हेल्प होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reactions in which two different atoms or groups of atom are exchanged are called double displacement reaction। यानी कि दो डिफरेंट एटम्स रहे या फिर ग्रुप ऑफ एटम रहे, जब वो आपस में एक्सचेंज करते हैं कुछ एलिमेंट्स का, आपस में एक्सचेंज करते हैं, कहने का मतलब है कुछ वो भी एलिमेंट्स दिए और कुछ वो भी उनको दिए, तो उसको कहते हैं एक्सचेंज। इसीलिए क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपना अपना जगह दोनों छोड़ा। तो बैरियम जो है वो यहाँ पे चला गया SO4 के पास, और Cl2 जो है वह Na2 के साथ चला गया। तो यहाँ पे फर्स्ट, और ये सारा जो एग्जांपल्स वगैरह है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद करना फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो BaCl2 दैट इज ऑफ एक्वस स्टेट, बैरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। इन प्रोडक्ट साइड वी फॉर्म BaSO4 in solid state, that is barium sulfate, in white precipitate form, or we symbol like this. Downward arrow shows precipitate and upward arrow shows gaseous state. Okay, 2A NaCl, this is aqueous state and this is sodium chloride। NaCl या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं या कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल है सिल्वर का, AgNO3 aqueous सॉल्यूशन में है सिल्वर नाइट्रेट। जब सोडियम क्लोराइड के साथ इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है, रिएक्टेंट है इस साइड, तो प्रोडक्ट में हम लोग को मिलता है सिल्वर क्लोराइड, वो भी वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शन में कि कलर कौन सा है। प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है, वाइट है, येलो है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है, तो वाइट और येलो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे दोनों वाइट ही निकला है, ये हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन उससे पहले एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन, थोड़ा सा डिफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले वो देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।